आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ने जा रहे हैं। ओवरव्यू। The purpose of this story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। तो इस स्टोरी को पढ़ने का मकसद ये है कि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक चीज़ें समझ पाएँ जो कि प्रोडक्शन से जुड़ी हुई हैं। और ऐसा हम करेंगे एक स्टोरी को पढ़कर, एक हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी को पढ़कर। हाइपोथेटिकल मतलब जिसको हमने इमेजिन किया है, जो एग्जिस्ट नहीं करता पर हमने उसको इमेजिन किया है, और एक इमेजिनरी विलेज है वो पालमपुर। Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale. यहाँ पर फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है, यानी खेती मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर होती हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जो छोटे स्केल पर लोग किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि पॉट मेकिंग इस तरीके से, या फिर शू मेकिंग जो कि घरों में होती है। तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ होती है। डेयरी का काम भी होता है। डेयरी माने जो मिल्क रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब डेयरी के अंदर आ जाती हैं। फिर ट्रांसपोर्ट की भी एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं, सो आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। और ये सब चीज़ें यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर नहीं होती हैं, बल्कि एक काफ़ी लिमिटेड स्केल पर होती हैं। These production activities need various types of resources. ये सभी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एट्सेट्रा। तो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जैसे कि आपका वाटर हो गया, सॉइल हो गई, एनिमल्स हो गए, ये रॉक्स हो गई, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। पेट्रोलियम नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मैन मेड आइटम्स जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें जो चीज़ें हैं जिसमें वो डेयरी प्रोडक्ट्स को कैरी किया जाएगा, वहाँ पर जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे पॉट्स हैं या कंटेनर्स हैं, कैन्स हैं, तो वो सब मैन मेड हैं। इसी तरीके से ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन लेबर भी कहीं ना कहीं इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। और सबसे बड़ी चीज़ है मनी, पैसा इन्वेस्ट होता ही है। As we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो अब हम इसको पढ़ेंगे आगे इस स्टोरी में, इस पालमपुर की स्टोरी में, कि किस तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज मिल करके एक चीज़ बनाते हैं, एक डिज़ायर्ड चीज़ बनाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और जिसकी विलेज के लोगों को ज़रूरत होती है, और या फिर किसी तरीके की सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ही कैसे बनती हैं वो हमें इसमें पढ़ना है। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. तो पालमपुर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, अच्छे से कनेक्टेड है। कभी कभी ऐसा होता है जो गांव होते हैं वो अलग थलग होते हैं अपने पास के किसी बड़े एरिया से, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। ये काफ़ी जुड़ा हुआ है एक बड़े अपने पास के विलेजेस और टाउन्स से, ठीक है। जैसे कि रायगंज एक विलेज है जो कि एक बड़ा विलेज है, और ये पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of शाहपुर। यानी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, रोड्स अच्छे हैं, और ये रोड्स जो हैं ये रायगंज, पालमपुर और फिर शाहपुर को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, buggies, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery, good and other commodities, to motor vehicles like motorcycles, jeep, tractors and trucks. तो बहुत तरीके की ट्रांसपोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, बिकॉज़ हम एक विलेज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बुलक कार्ट्स भी हैं, यहाँ पे टांगास भी हैं, बुग्गी भी है। टांगा जिसको घोड़ा चलाता है वो गाड़ी टांगा कहलाती है। बुग्गी में आगे कैटल्स लगी हुई होती हैं, जैसे कि आपका ऑक्स हो गया या बुल, इस तरीके के। ये वुडन कार्ट होती है और बफेलोज भी चलाती हैं इसे। इसमें गुड़ रखा हुआ है। तो ये पूरा एक विलेज सिनेरियो है।
एंड दूसरी कॉमोडिटीज़ भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके दूसरे एरियाज़ में जाती हैं। मोटर व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे मोटरसाइकिल्स भी हैं, जीप्स भी हैं, ट्रैक्टर्स भी हैं, ट्रक्स भी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी रेंज हमें देखने को मिल जाती है ट्रांसपोर्ट मीन्स की, ठीक है। एनिमल ड्रिवन से मोटर ड्रिवन व्हीकल्स भी यहाँ रोड पर मौजूद हैं। तो यानी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विलेज कोई बहुत आप कह सकते हैं बैकवर्ड विलेज नहीं है, काफ़ी वेल कनेक्टेड है। और यहाँ टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, लोग मोटरसाइकिल का भी यूज़ कर रहे हैं, जीप का भी यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी डेवलप्ड विलेज हम कह सकते हैं इसको। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़ बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। बिकॉज दिस विलेज इज़ इन इंडिया, और इंडिया में कास्ट सिस्टम है, तो यहाँ पे 450 फैमिलियाँ रहती हैं जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। जो 80% लोग हैं जो कि अपर कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास गांव का ज़्यादातर हिस्सा उनके पास है। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास, यानी 450 में से 80 फैमिलीज़ जो हैं वो विलेज की मेजॉरिटी पर उनका कब्ज़ा है, एक तरीके से कह सकते हैं, या वो उनका लैंड है, ठीक है। इसके अलावा इनके जो हाउसेस हैं उसमें से कुछ बहुत बड़े बड़े घर हैं, वो ईंटों के बने हुए हैं और उसमें सीमेंट का प्लास्टर हो रहा है। जो एससीज़ हैं, द एससीज़ दलित कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. इसके दूसरे हाथ पर जो एससीज़ हैं यानी शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि दलित जो लोग हैं वो पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा बनाते हैं, यानी लगभग 1/3 पॉपुलेशन उस गांव में रहने वाली जो है वो एससी से बिलोंग करती है। और यहाँ पर इतना नंबर होने के बावजूद भी वो गांव के कोने में रहते हैं और वो उनके बड़े छोटे छोटे घर हैं, ठीक है। और ज़्यादातर घर मिट्टी और स्ट्रॉ के बने हुए हैं। स्ट्रॉ कहते हैं भूसे को, जो सूखी हुई घास होती है उसे स्ट्रॉ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना बड़ा है बिकॉज ऑफ कास्ट, जो कि विजिबल है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ज़्यादातर ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। खेतों में जो पानी जाता है वो ट्यूबवेल्स से आता है और ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं इस गांव में। और अलग अलग तरीके के छोटे छोटे बिजनेसेस में भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। पालमपुर के 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, ठीक है। 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है, ठीक है, रन बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट चलाती है। और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पे बीमारों का इलाज किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. तो यहाँ पे ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा, इससे हमें ये समझ में आता है कि पालमपुर एक काफ़ी डेवलप्ड सिस्टम है उसका, रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम काफ़ी अच्छा है, इरिगेशन यहाँ अच्छा मिल रहा है, स्कूल्स भी हैं यहाँ पर, हेल्थ सेंटर भी है। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। अब आपको करना ये है कि ये सारी फैसिलिटीज़ जो अभी आपने सुनी वो आप इसकी एक लिस्ट बनाइए और आपके आसपास जो भी गांव हो वहाँ जाकर पता लगाइए कि इस विलेज के कंपैरिजन में उस विलेज में जहाँ आप जाएंगे वहाँ कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ से अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ से अच्छी नहीं हैं। तो आपको एक कंपैरिजन करना है बिटवीन these 2 villages. The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. अब जब हम इस स्टोरी को पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे हम बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को देखेंगे जो विलेज में हो रही हैं, ठीक है। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इंडिया के अंदर फार्मिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोडक्शन एक्टिविटी है
गाँव में जब हम जाते हैं, विलेजेस में जब हम जाते हैं, तो वहाँ पर फार्मिंग काफ़ी महत्व रखती है। लोग ज़्यादातर फार्मिंग पर ही उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है। गांव की ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी फार्मिंग के अराउंड ही घूमती हैं। ट्रांसपोर्ट भी फार्मिंग से ही रिलेटेड होता है। फार्मिंग इज़ द सेंटर, वी कैन से। सो in villages across India, farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फार्मिंग के अलावा कुछ और नहीं होता है, दूसरी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उनको हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहते हैं। यानी वो एक्टिविटीज़ जो फार्म पर नहीं हो रही हैं, जैसे कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है तो वो फार्म पर नहीं होती है, वो और इसके अलावा जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन वो फार्म पर नहीं हो रही है, नॉन फार्म एक्टिविटी है। इसके अलावा शॉप कीपिंग है, क्योंकि भाई जब गांव में 450 के करीब फैमिलीज़ रह रही हैं तो उन्हें अपनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी, जैसे उनके क्लोथ्स हैं, उनके शूज़ हैं, खाने की चीज़ें हैं डिफरेंट एंड इसके अलावा फ्रेश मिल्क है, तो उसके लिए उन्हें शॉप्स की भी ज़रूरत पड़ती होगी। तो यहाँ पर शॉपकीपर्स भी हैं, तो ये भी एक नॉन फार्म एक्टिविटी है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। हमें इन दोनों ही तरीके की एक्टिविटीज़ को पढ़ना है, फार्म एक्टिविटीज़ को भी एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, ठीक है, तो पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लें प्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ एक पॉइंट दे रखा है, द नैरेटिव इज़ पार्टली बेस्ड ऑन अ रिसर्च स्टडी बाय गिलबर्ट इटेने ऑफ अ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। यहाँ जो पालमपुर का नैरेटिव है हाइपोथेटिकल विलेज का, वो गिलबर्ट एटेने की एक रिपोर्ट है, एक रिसर्च है, रिसर्च जो कि उन्होंने यूपी स्टेट के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में की थी। वहाँ की एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पार्टली उस पर बेस्ड है, टोटल नैरेटिव उस पर बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो हमेशा ऑर्गेनाइज होता है। ज़्यादातर छोटे से छोटा कारखाना भी होता है तो वहाँ पर भी एक ऑर्गेनाइज वे में काम हो रहा होता है। ठीक है, वहाँ पे लेबर होती है, उसके ऊपर हेड होते हैं, वो चीज़ों को मैनेज करते हैं, हर चीज़ को उसका हिसाब मेंटेन किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज्ड वे में ही काम होता है प्रोडक्शन में, वरना काम हो पाना आसान नहीं होता है, मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से अब हम यहाँ प्रोडक्शन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो प्रोडक्शन का एम ये होता है कि उन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जा सके जो कि हमें जिनकी ज़रूरत है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब भी आप गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने जाते हैं। ओके, तो अब हम इन 4 चीज़ों को एक एक करके पढ़ते हैं। Number 1, the first requirement is land and other natural resources such as water, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो पहली रिक्वायरमेंट होती है हमें लैंड की, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है लैंड की, ज़मीन की। दूसरी ज़रूरत हमें पड़ती है नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, जैसे हम एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें एक एग्रीकल्चर करना है और हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं। मान लीजिए हम किसी एक वीट की हम खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले लैंड की ज़रूरत हमें पड़ेगी। दूसरी जो ज़रूरत हमें पड़ेगी वो पड़ेगी इरिगेशन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक नेचुरल रिसोर्स है। इसके अलावा जो पानी के अलावा हम इसमें अगर हम इसमें खाद डालते हैं तो वो भी नेचुरल चीज़ों से ही हमने एक्सट्रैक्ट किया है, तो वो भी नेचुरल रिसोर्स हुआ। इस तरीके से बाकी हम सॉइल यूज़ करेंगे, वो भी नेचुरल रिसोर्स है। तो पहली चीज़ हो गई लैंड, लैंड तो आपको चाहिए ही। दूसरी चीज़ है द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। दूसरी रिक्वायरमेंट लेबर है। अब आपने सोच लिया कि आपको वीट की खेती करनी है, तो अब आपने क्या किया, आपने लैंड ले लिया, लेकिन लैंड पे काम भी तो कोई करेगा, तभी तो वहाँ से प्रोडक्शन आपको मिलेगा। तो वहाँ आपको लेबर को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, पीपल हु विल डू द वर्क, वो लोग जो काम करेंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें बहुत
एजुकेटेड, बहुत स्किल्ड लोगों की हमें ज़रूरत पड़ती है काम को चलाने के लिए, काम को करने के लिए। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। दूसरी एक्टिविटीज़ में हमें ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि मैनुअल काम कर सकें। मैनुअल मतलब नॉर्मल काम, उन्हें कुछ भी दे दिया जाए वो कर लें, काम हल्का फुल्का हो, उसमें कोई ज़्यादा स्किल की ज़रूरत ना हो, इस तरीके से। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और हर वर्कर जो है वो अपनी लेबर देगा, तो मतलब लेबर माने वो वर्क जो वो करेगा। तो बेसिकली दो चीज़ें हो गई, पहली चीज़ हुई लैंड, दूसरी चीज़ हुई लेबर। लेबर कैसी भी हो सकती है, लेबर एजुकेटेड वाली भी लेबर है और अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड, मैनुअल वर्क करने वाली भी लेबर ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरी जो रिक्वायरमेंट आती है, नंबर 3, द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है इसको समझते हैं। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। तो जब भी आप प्रोडक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको हर स्टेप पे, प्रोडक्शन की हर स्टेज पे आपको कुछ ना कुछ इनपुट्स डालने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, और इनपुट्स भी काफ़ी वेराइड होते हैं। तो बहुत सारे वेराइड इनपुट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग तरीके के इनपुट्स की हर स्टेज पर प्रोडक्शन के। तो ये आइटम्स क्या हो सकते हैं जो कि फ़िज़िकल कैपिटल के अंडर में आएंगे। फ़िज़िकल कैपिटल भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। समझते हैं ये फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है। पहले तो आप ये समझिए, फिजिकल कैपिटल का मतलब ये है वो इनपुट जो आपको प्रोडक्शन के हर लेवल पे लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, ओके, पहले आते हैं फिक्स्ड कैपिटल पर। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capitals. जैसे मान लीजिए आपको कोई भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल आप एक कुक बनना चाहते हैं या फिर आप अपना एक कैंटीन खोलना चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी कैंटीन खोलना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसे फिक्स तौर पे लगानी पड़ेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ मशीन्स हैं, जैसे कि कॉफ़ी मेकर है, तो वो आपने एक बार लगा दिया, वो एक टूल है, फिर वो सालों साल चलता रहेगा, वो एक मशीन है। ठीक है, वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहेगा, फिर आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आपको नाइफ्स खरीदने हैं, तो एक बार आपने नाइफ्स खरीद लिए, उसके बाद में वो एक लंबे टाइम तक आपके साथ रहेंगे, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। आपने एक बार इन्वेस्टमेंट किया, वो काफ़ी टाइम तक चलेगा आपका। इसी तरीके से और भी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपने फर्नीचर बनवाया अपनी शॉप में या कैंटीन में, तो वो भी एक फिक्स कैपिटल है। ठीक है, अब वो आपने लगा दिया, अब वो आपका कम से कम इतना तो चलेगा कि आपकी जब तक आपकी जो एक्टिविटी आपने शुरू की है, जब तक वो प्रॉफिट देने लगेगी, जब तक तो वो चलेगा ही। तो वो एक फिक्स कैपिटल है, आपको हर 6 महीने में या साल में उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये हुआ हमारा फिक्स कैपिटल। इसमें आते हैं टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स कैसे आती हैं, मान लीजिए आपको कोई, आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप कोई ऑफिस या कोई कंपनी खोलना चाहते हैं या कोई ठीक है, तो आपने एक बिल्डिंग परचेज कर ली। अब वो इन्वेस्टमेंट आपका एक बार का हुआ। ठीक है, आपने एक बार इन्वेस्ट किया, अब वो बिल्डिंग में आपको बार बार इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका फिक्स कैपिटल हो गया। वो बिल्डिंग अपनी जगह है, आप उसमें अपना काम करते रहें। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, हर एक्टिविटी में कुछ ना कुछ टूल्स तो लगते ही हैं स्टार्टिंग में, कोई भी एक्टिविटी आप करने जाएं, और वो टूल्स आपका फिक्स कैपिटल है। एक बार आप बाय कर लेते हैं, एक बार आप परचेज कर लेते हैं, तो वो आपका एक्टिविटी में काफ़ी टाइम तक साथ रहते हैं। बार बार आपको हर 3 महीने, 6 महीने या साल में उसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are
called working capital. Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. There is a okay. So यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है और कैश इन हैंड है वो आपका क्या है, वर्किंग कैपिटल है. जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि आप अगर एक कैंटीन खोलना चाहते हो तो फिक्स कैपिटल तो हमने बात कर ली. वर्किंग कैपिटल क्या होगा, जैसे कि आपने मान लीजिए आप कैंटीन में जो चीज़ें बनाएंगे उसमें आपको जो रॉ मटेरियल लगेगा वो आप स्टोर नहीं कर सकते, बिकॉज़ वो फूड है. जैसे आप कॉफ़ी मेकर की हम बात कर रहे थे, तो कॉफ़ी के लिए जो दूध आएगा, मिल्क आएगा, वो आप एक तरीके से बाय करके नहीं रख सकते साल भर के लिए, आपको वो डेली परचेज करना पड़ेगा. तो वो एक तरीके का रॉ मटेरियल है. ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है वो हमारा होता है वर्किंग कैपिटल. इसके लिए आपको रोज़ पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ बाय करनी है, तभी आप उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन कर पाएंगे. अगर आपने दूध खरीदना बंद कर दिया, आप कॉफ़ी काहेगी बनाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड, ये आपके वर्किंग कैपिटल्स होते हैं. तो हर प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमें मनी की भी ज़रूरत पड़ती है. मनी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि हर स्टेज पर हमें ख़रीदना पड़ती हैं कुछ चीज़ें. ठीक है, तो वहाँ हमारे पास में पैसा होना चाहिए अगर हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हर स्टेज के लिए पैसा होना चाहिए. टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग की ये वर्किंग कैपिटल जो होते हैं ये टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स की तरह नहीं होते हैं. ये एक बार अगर आ गए प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो ये ख़त्म हो जाते हैं, यूज़ हो जाते हैं, ये चलते नहीं हैं, है ना. ये आपको बार बार हर स्टेज पे या मतलब हर स्टेप पे आपको इन्हें परचेज करना पड़ता है. Next is there is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. तो एक और चीज़ ये है कि चौथी रिक्वायरमेंट जो काफ़ी मेन है, इन्होंने लिस्ट में नहीं लिखी है. अच्छा, ओके. तो चौथी रिक्वायरमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी. आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो चीज़ आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसको कैसे प्रोड्यूस करना है, उसमें क्या क्या, अगर उसमें कहीं पे आपको कोई ऑब्स्टिकल आता है या कोई परेशानी आती है तो उसको कैसे दूर करना है. तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए. इसके अलावा आपके अंदर ये ताकत होनी चाहिए, आप इतना रिस्क बियरिंग कैपेसिटी आप में होनी चाहिए कि आप लैंड, लेबर, कैपिटल को साथ ला सकें और इनसे आउटपुट प्रोड्यूस कर सकें. अगर ये एंटरप्राइज आप में नहीं है तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में आप फिर प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो ये रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होना ज़रूरी है. these days is called human capital. आजकल इसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं, एंटरप्राइज को या नॉलेज को, इसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं. वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर. अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है. इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन. इस पिक्चर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ लैंड क्या है, लेबर क्या है, फिक्स कैपिटल क्या है और प्रोडक्शन में क्या क्या. तो आप देखिए यहाँ पे जो मशीन्स हैं वो है फिक्स्ड कैपिटल. लैंड ऑब्वियसली ये जहाँ पर भी ये काम हो रहा है वो जो लैंड है वो लैंड हो जाएगा. ठीक है, लेबर, जो ये लेबरर्स लगे हुए हैं, वर्कर्स हैं, ये लेबर है. इसी तरीके से अ फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर्स एंड मशीन्स. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. हर प्रोडक्शन तभी ऑर्गेनाइज होता है जब लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को कंबाइन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये चार जो हैं ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं. जैसे ही हम स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा पता चलेगा अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज अ कैपिटल इन दिस चैप्टर. कन्वीनियंस के लिए हम फिजिकल कैपिटल को सिर्फ कैपिटल कहेंगे इस पूरे चैप्टर में.